रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। आप सभी का स्वागत करता हूं सेहत आपकी कार्यक्रम में। किडनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है बॉडी में। टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस, ये दो तरह का होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब लंग्स, जिसको हम हिंदी में फेफड़े कहते हैं। तो मुख्यतः रूप से ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना है। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो वो काफी लाभदायक होगा। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष चौधरी। देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें न्यूज 360 के साथ अगले 45 मिनट में। हम आपको क्वाड सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री ने भारत पाक के बीच हुई सीज फायर को लेकर जो बयान दिया वो सुनाएंगे। खबरें यूपी के कैबिनेट में लिए गए फैसलों से लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर जारी बवाल और सियासत तक। फिर कुछ खबरें बिहार के आगामी चुनाव पर हो रही सियासत पर होंगी और खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी भी होगी। सभी खबरों के बारे में तफसील से समझने के लिए अगले 45 मिनट के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले खबर पीएम मोदी के 2 दिवसीय घाना दौरे की, जो देशवासियों के लिए गर्व की बात भी है और दोनों देशों के लिए विकास की भी एक पूरी लंबी कहानी भी है। उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। पीएम मोदी का ये बयान खास है। ये पल देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि बीते 3 दशकों में ये पहली बार है जब घाना की संसद को किसी भारतीय पीएम ने संबोधित किया हो। गुरुवार को जब पीएम मोदी ने घाना में अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन संसद को संबोधित करते हुए भारतीय लोकतंत्र की खासियत के बारे में बताया, तो घाना की संसद में बैठे सांसद एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इंडिया हैज ओवर 2500 पॉलिटिकल पार्टीज। I repeat, 2,500 political parties. Twenty different parties governing different states. 22 official languages, thousands of dialects. This is also the reason that people who came to India have always been welcomed with open heart. घाना गणराज्य की संसद से पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल पर चिंता जताने के साथ ही भारतीय लोकतंत्र को वैश्विक विकास की गति का अहम स्तंभ बताया। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल उठापटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में
भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। घाना की संसद को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से मिले, उनके साथ समय बिताया और उनसे बातचीत भी की। पीएम मोदी के घाना के इस ऐतिहासिक यात्रा को याद रखने के लिए लोगों ने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। पीएम मोदी का घाना की धरती पर यह दूसरा दिन था। इससे पहले जब पीएम मोदी बुधवार को घाना पहुंचे थे तो कुछ ऐसा हुआ जो हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। ये नजारा खास है। ये दो देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों की सौगात है। घाना के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को किसी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया हो। पीएम मोदी को अब तक करीब 24 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है और घाना में मिला सम्मान गवाही है भारत के वैश्विक रिश्तों की मजबूती की। पीएम मोदी ने घाना में मिले सर्वोच्च सम्मान का जिक्र संसद में भी किया। Last evening was a deeply moving experience. Receiving your national award from my dear friend President Mahama is an honor. We will always cherish that. इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से घाना के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति के साथ बुधवार को अक्रा के जुबली हाउस में द्विपक्षीय बैठक की, जिस दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक के दौरान 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सतत संवाद और सहयोग सुनिश्चित करना है। पहला समझौता कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आर्ट, म्यूजिक, डांस, साहित्य और विरासत में अधिक सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान को बढ़ावा देना, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा समझौता BIS और GSA के बीच, BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो और GSA यानी घाना मानक प्राधिकरण के बीच MOU हुआ है। स्टैंडर्ड सेटिंग यानी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए गुणवत्ता नियम तय करना, जिससे आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। तीसरा समझौता ITAM और ITRA के बीच, ITAM यानी घाना के ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन और ITRA यानी भारत के आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के बीच MOU हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। चौथा समझौता ज्वाइंट कमीशन मीटिंग पर MOU, उच्च स्तरीय वार्ता को संस्थागत बनाना और नियमित आधार पर द्विपक्षीय सहयोग तंत्र की समीक्षा करना। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को नए क्षेत्रों तक विस्तार करने पर सहमति बनी। साथ ही भारत समर्थित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को और सशक्त बनाने पर बल दिया गया। भारत घाना को फिनटेक में सहयोग देगा और UPI के जरिए डिजिटल लेन देन का एक्सपीरियंस शेयर करेगा। भारत घाना के युवाओं के लिए ITEC और ICCR स्कॉलरशिप को दोगुना करेगा और फीड घाना प्रोग्राम में मदद करेगा। भारत घाना आर्मी की ट्रेनिंग, समुद्री सुरक्षा, डिफेंस सप्लाई और साइबर सिक्योरिटी में मिलकर काम करेगा। भारत जन औषधि केंद्र के जरिए घाना के लोगों को सस्ती और भरोसेमंद हेल्थ सर्विस देगा। वैक्सीन बनाने, डिफेंस और सिक्योरिटी में मदद और साइबर सुरक्षा में भी आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत घाना के युवाओं की वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएगा। पीएम मोदी को घाना में भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिली।
घाना में गूंजते प्रभु श्री राम के जयकारे भारतीय संस्कृति की दुनिया पर बढ़ती छाप को दर्शाता है। ये गवाही देता है दुनिया भर पर भारत की बढ़ती पैठ की और दुनिया के साथ अपनी संस्कृति साझा करने की। पीएम मोदी का घाना दौरा कई मायनों में खास रहा। पीएम मोदी की 8 दिवसीय दौरे का पहला पड़ाव यानी घाना का दौरा बेहद ही कामयाब रहा, जिसके बाद अब उन देशों की नजर भी पीएम मोदी और भारत देश पर है जिन देशों में पीएम मोदी अपने 8 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी 3 से 4 जुलाई तक त्रिनिदाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अगली खबर में बात क्वाड की करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। और अब खबर अमेरिकी धरती पर क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक सीज फायर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से जुड़ी है, जिसमें विदेश मंत्री ने भारत पाक के बीच हुए सीज फायर का सारा हाल बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। इस पर एक बड़ी रिपोर्ट देखते हैं। And I think the record of what happened at that time was very clear, and the ceasefire was something which was negotiated between the DGMOs of the two countries. So I will leave it at that. जयशंकर के इस बयान ने उन तमाम अटकलों और अफवाहों पर विराम लगा दिया है जो अक्सर भारत की विदेश नीति को लेकर भ्रम फैलाते हैं। क्वाड मंच से दुनिया के सामने जयशंकर ने यह साबित भी कर दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं देता, बल्कि हर मोर्चे पर स्पष्टता और मजबूती से अपनी बात भी रखता है। क्वाड देशों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर उस सीज फायर पर उठती हर शंका को खारिज कर दिया। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि जो हुआ था वो रिकॉर्ड पर है और रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। वॉशिंगटन में मंगलवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का संकल्प लिया गया। बैठक के बाद बुधवार को क्वाड देशों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। बैठक में इजराइल ईरान संघर्ष और ईरान में अमेरिका की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। साथ ही क्वाड देशों की कंपनियों के बीच जरूरी खनिजों को लेकर एक मीटिंग हुई। That the perpetrators of terrorism must be held accountable, they must be brought to justice. And that's important because we then have to communicate to the world that what we did during, on 7th May, the objective of Operation Sindoor is that if there are attacks, if there are terrorist attacks, we will act against the perpetrators, the supporters, the financiers, the enablers.
क्वाड देशों की बैठक के बाद जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर माइक के सामने आए तो न केवल पाकिस्तान को दो टूक जवाब मिला, बल्कि दुनिया ने एक बार फिर भारत की रणनीति की स्पष्टता और आत्मविश्वास को महसूस किया। इसके साथ ही एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को भी खारिज करते हुए साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वह कोई रहस्यमयी समझौता नहीं था, वह पूरी तरह से सेना के डीजीएमओ स्तर की बातचीत का नतीजा था। यानी हर शब्द हर कदम पूरी तरह पारदर्शी था। It is a fact that countries, often countries do not take a position when some other country is a victim of terrorism, which they would do when they themselves are. We have, in that respect, honestly been much more consistent and principled. That we have, when terrorist incidents, attacks happen elsewhere, outside India, we have largely followed the same position that we have taken when they have happened in India. So, if is your point that others not doing it, my answer to you is yes, you are right. Many of them are not doing it or not doing it sufficiently enough. And part of diplomacy is to exhort them, encourage them, persuade them, motivate them to do that. हालांकि भारत की ओर से लगातार कहे जाने के बावजूद ट्रंप इस युद्ध विराम का क्रेडिट लेने के मुंह को छोड़ नहीं पाते। उन्हें जहां भी मौका मिलता है वो इस बात को जरूर दोहराते हैं। क्वाड की बैठक जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद के खात्मे और रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित रही, वहीं भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को वैश्विक मंच पर मुखरता से आवाज दी। वॉशिंगटन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई, जिसमें मुक्त व्यापार, तकनीकी सहयोग और रक्षा सहयोग से लेकर आर्थिक जुड़ाव तक दोनों देशों के बीच कई पहलुओं पर बात बनी। दुनिया का 90% रेयर अर्थ एलिमेंट चीन रिफाइन करता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी अर्थ के क्रस्ट में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। चीन में सबसे ज्यादा 440 लाख मीट्रिक टन REE भंडार है। ये दुनिया का 49% है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम में 220 लाख मीट्रिक टन REE रिजर्व है। REE के भंडार पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन इन्हें जमीन से निकालना और रिफाइन करना बेहद मुश्किल होता है। चीन सालाना 2.7 लाख मीट्रिक टन REE का उत्पादन करता है। ये पूरी दुनिया का 61% है। इसके अलावा दुनिया का 90% REE चीन में रिफाइंड होता है। भारत में आंध्र प्रदेश, केरल जैसे तटीय राज्यों में REE पाए जाते हैं, जहां सिर्फ 69 लाख टन का REE रिजर्व है। वहीं भारत दुनिया का महज 1% प्रोडक्शन करता है। Now, while our meeting was taking place, there was in parallel a Quad business roundtable on critical minerals, and there were companies from all the 4 Quad countries which were present at that roundtable. व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्वाड देशों ने मिलकर एक खास खनिज पहल शुरू की है। इसका नाम क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव है। इस पहल की शुरुआत मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने के लिए हुए है। क्वाड की बैठक कई मायनों में खास रही। एक ओर पाकिस्तान पर सीधा और स्पष्ट संदेश गया, तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों में नई जान फूंकने की शुरुआत हुई। इस साल के आखिर में भारत में क्वाड समिट आयोजित होगी। क्वाड देशों की बात करें तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने कई नए इनिशिएटिव शुरू किए हैं। इनमें क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव, क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, क्वाड NTC शिप रिस्क ऑब्जर्वर मिशन और क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर शामिल है। क्वाड का मकसद इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक स्थिरता को मजबूत करना है। One, we launched the Quad Critical Minerals Initiative, and this would be focused particularly on the mineral recovery, which is very important for all of us. Second, there's the Quad Indo-Pacific Logistics Network that was launched earlier in the year, and we decided it will hold its field training exercise, first field training exercise very soon. It had held its tabletop exercise in May. Then there is the Quad at Sea Ship Observer Mission. This involves our Coast Guards, and that's recently launched from Palau to Guam. क्वाड देशों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति न केवल गंभीर थी, बल्कि वैश्विक मंचों पर भारत के बदले हुए स्वरूप को भी दर्शा रही थी। वैश्विक मंच से एस जयशंकर का हर एक जवाब भारत का विजन दिखा रहा था। एक ऐसा भारत जो अब विचार नहीं, सीधे निर्णय करता है। कूटनीतिक इस वैश्विक मंच पर भारत की आवाज अब गूंजती नहीं, गूंज छोड़ जाती है।
जयशंकर की स्पष्टता, रणनीति और आत्मविश्वास ने साफ कर दिया कि भारत अपना झुकता है, न डरता है और न ही कोई भ्रम पालता है। सीज फायर हो या ट्रेड डील, हर मोर्चे पर भारत की नीति स्पष्ट है। और अगली खबर जो है यूपी कैबिनेट से जुड़ी होगी, लेकिन उससे पहले एक वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा। प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा। प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। और अगली खबर यूपी कैबिनेट के बड़े फैसलों को लेकर है, जहां गुरुवार को हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में यूपी के विकास की रफ्तार को बरकरार रखने के लिहाज से 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। क्या है योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, इस पर एक रिपोर्ट। सेवा योजन विभाग में जो आज उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन का जो प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने रखा है, गठन होने के बाद मिशन का देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हम सीधे स्वयं के माध्यम से अपने बेरोजगारों को हम रोजगार दिलवा सकेंगे, उनको सेवा योजित करा सकेंगे। यूपी की तस्वीरें बदल रही हैं, फैसले तेज हो रहे हैं और यूपी सरकार अब किसी भी रणनीतिक मौके को हाथ से जाने नहीं दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इस अहम बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, जिनमें एक बड़ा और चर्चित फैसला JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से जुड़ा है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली, उनमें बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक योजनाओं तक पर खास फोकस रहा। क्या है वो बड़े फैसले, वो जान लेते हैं। बैठक में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस 2025 लागू करने को मंजूरी दी गई। यूपी में निजी क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर KN मोदी विश्वविद्यालय मोदीनगर गाजियाबाद की स्थापना को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मंजूरी दी गई। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसलों से यूपी की राजनीति, विकास और रणनीति की जमीन पर एक और बड़ा बदलाव का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने वो फैसला लिया है जो पूरी यूपी सहित राजधानी लखनऊ की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। जिन मुद्दों पर सालों से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उन मुद्दों को भी कैबिनेट के इस फैसले ने हल कर दिया है। दरअसल JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसकी दीवारों में इतिहास की गूंज है और भविष्य की झलक, अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के हवाले कर दिया गया है। सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि उसकी नियति का है और सरकार ये कदम उसी नियति को नए सिरे से गढ़ने की शुरुआत है। अब इस फैसले के पीछे उन विवादों को भी जान लेते हैं जो JPNIC को लेकर लगातार एक एजेंडा बनते जा रहे थे।
JPNIC अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2013 में सपा सरकार में जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तो इसका बजट 78 करोड़ रुपए का रखा गया था, लेकिन साल 2016 आते आते इस परियोजना पर 864 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। साल 2017 तक इस परिसर का करीब 80% तक निर्माण पूरा हो चुका था, लेकिन जब योगी सरकार आई तो इसके निर्माण पर रोक लगा दी गई। योगी सरकार में न सिर्फ निर्माण पर रोक लगी, बल्कि अखिलेश सरकार में JPNIC के निर्माण में घोटाले के भी आरोप लगने लगे। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर 178 करोड़ रुपए बजट वाले प्रोजेक्ट में 813 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए। सपा सरकार में JP सेंटर को बनाने में कोई भ्रष्टाचार को लेकर कैग की रिपोर्ट में भी कई बड़े खुलासे हुए थे। सपा सरकार में कैग ने कहा बिना टेंडर के कई काम करवाए गए थे। AC सिस्टम देखने के लिए LDA के कई अधिकारी चीन घूमने गए थे। LDA अफसरों पर 7 देशों से उपकरण और पत्थर इंपोर्ट कर करोड़ों रुपए बहाए। सपा ने इसका ठेका अखिलेश के करीबी संजय सेठ के शालीमार कंपनी को दिया था। JPNIC जो ऐसी संपत्ति को LDA को सौंपना यह दर्शाता है कि सरकार अब इस स्थान को सिर्फ एक इवेंट वेन्यू नहीं बल्कि एक आर्थिक और सांस्कृतिक हब के रूप में विकसित करना चाहती है। LDA की जिम्मेदारी के तहत ये संभावना बनती है कि सेंटर को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल में संचालित किया जाए, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। योगी कैबिनेट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि JPNIC अब सिर्फ एक इवेंट सेंटर नहीं बल्कि लखनऊ की नई पहचान बनने जा रहा है। और इसके पीछे है योगी सरकार की वो सोच जो ना विरासत से डरती है ना बदलाव से। तो बात पहचान की करेंगे, नेम प्लेट की करेंगे और नाम में क्या रखा है इसकी करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। और मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा विवाद ने कांवड़ यात्रा से पहले यूपी की सियासत गर्म कर दी है। पहचान छुपाकर काम कर रहे कर्मचारी की असलियत सामने आने के बाद अब पुलिस और सियासत दोनों मोर्चों पर हलचल तेज दिख रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले हिंदू संगठनों की ओर से कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले ढाबे और खाने पीने की दुकान को लेकर जब पहचान अभियान चलाया गया तो खूब बवाल खड़ा हुआ। इस बीच मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा खूब चर्चा में है और चर्चा भी ऐसी कि उस पर कुछ सियासतदान अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के इस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर जब हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्हें इस ढाबे पर एक कर्मचारी की धार्मिक पहचान पर शक हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने कर्मचारी की पड़ताल की तो बड़ा खुलासा हुआ। पहचान छुपाकर पिछले कई महीनों से पंडित जी वैष्णो ढाबे पर काम करने वाला ये कर्मचारी गोपाल हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम निकला, जिसका असली नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल निकला। अब इस पूरे मामले को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। ये सत्य निकली, संचालक और सब मालिक मुस्लिम है, कर्मचारी सब मुस्लिम है और नाम पंडित ढाबा लिखा हुआ है, तो इसलिए 24 घंटे का समय है
24 घंटे के अंदर अंदर अपना नाम लिख ले, नहीं तो यहाँ हमारा 24 घंटे के पश्चात धरना प्रदर्शन होगा और जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और यहीं 24 घंटे के बाद हवन प्रारंभ हो जाएगा, भंडारा चलता रहेगा। ये बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया और इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है। दरअसल सनातनियों के साथ खिलवाड़ करने वाले मुजफ्फरनगर के इस पंडित जी वैष्णो ढाबे की जब कुंडली खंगाली गई तो ढाबा संचालक समेत कई लोग मुस्लिम निकले। वहीं कर्मचारी तजम्मुल की कहानी तब सामने आई जब मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ मार्ग पर लगभग 5000 लोगों की अपनी टीम के साथ पहचान अभियान चलाया। क्या है ये पूरा मामला, ये भी जान लेते हैं। 28 जून को हिंदू संगठन के कुछ लोग पहचान अभियान के तहत पहुंचे दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबे पर। हिंदू संगठन के लोगों ने ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी से आधार कार्ड मांगा, लेकिन कर्मचारी ने आधार कार्ड नहीं दिखाया तो संगठन ने लोगों को धार्मिक पहचान पर शक हुआ। शक होने के बाद टीम ने ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया तो उसमें मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया। आरोप है कि इसके बाद हिंदू संगठन की इस टीम ने एक होटल कर्मचारी को कथित तौर पर कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की ताकि उसकी पहचान की जा सके। इसके चलते होटल में हंगामा खड़ा हो गया। खैर, इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। फिलहाल मामले में ढाबा संचालक सनवर समेत कुल 5 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें सनवर के बेटे आदिल, जुबैर समेत 2 अन्य लोगों के भी नाम हैं। इसी के साथ आरोप है कि इन लोगों ने ढाबे के पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र के साथ मारपीट भी की है। वहीं स्थानीय लोगों ने ढाबे मालिक की इस धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि ये हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा था, लिहाजा इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं जब इस पूरे विवाद ने तूल पकड़ा तो तजम्मुल भी सहम गया और उसने खुद कबूला कि उसका नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल रखो, होटल वाला नाम। नहीं, रियल में असली नाम क्या है? मेरा नाम तजम्मुल, जो आधार कार्ड में नाम है। जी। क्या नाम है? तजम्मुल। और पिता का नाम क्या है? मकसूद। कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे उनके वजह का। खैर, अब इस पूरे प्रकरण पर खूब सियासत होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने तो स्वामी यशवीर सिंह के कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकवादियों तक से कर दी, लेकिन जब उनके बयान पर विवाद बढ़ा तो सफाई देते भी नजर आए। देखिए, कांवड़ रूट के ऊपर सरकार के आदेश है कि नेम प्लेट लगाई जाए और मैं इससे सहमत भी हूँ। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि धोखा देके आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी हमारे प्रशासन है। प्रशासन इम्प्लीमेंट करता है। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंट उतरवा के देखे? पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी। ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सपा नेता के बयान पर भाजपा और संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचे गिर चुकी है कि वो जानबूझकर पहलगाम के आतंकियों से इस घटना की तुलना कर रही है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले ये किसी भी स्थिति में वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके पहलगाम से तुलना करने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भोजन के लिए जद्दोजहद कर रहा है, पहचान जानने का प्रयास कर रहा है, तो आप उससे तुलना आतंकवादियों की कर रहे हैं। वो आतंकवादी जिन्होंने पहचान सुनिश्चित करके उनकी हत्या करने का दुस्साहस किया, अपराध किया, आप उसकी तुलना कर रहे हैं इसके आधार पर। कोई व्यक्ति शुद्ध खाना खाने की जद्दोजहद कर रहा है और कोई व्यक्ति आतंक के कारण लोगों की हत्याएं कर रहा है। इन दोनों में समानता कैसे खोज पाते हैं? समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण में कितना नीचे गिर जाएगी? एक आतंकवादी संगठन और
कांवरियों की तुलना हिंदू संगठन की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि सपा बार बार सनातन का ही अपमान करने का ठेका ले रखा है। खैर, कांवड़ यात्रा से पहले इस ढाबे कांड के खुलासे पर खूब जमकर सियासत हो रही है, लेकिन अगर इस पूरे मामले को सियासत के चश्मे से हटाकर देखें तो इसमें लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जब कोई आस्थावान व्यक्ति भगवान भोले को जल चढ़ाने जाता है तो पूरी तरह से साफ होकर भगवान के दरबार में पहुंचना चाहता है। ऐसे में धार्मिक यात्रा के दौरान वो चाहता है कि खाना बनाने वाला और परोसने वाला भी हिंदू हो। चलिए, भी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। और अब बात बिहार की सियासत की कर लेते हैं। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा पर सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव आयोग के SIR यानी कि सर्व फैसले पर विपक्ष ने तीखा ऐतराज जताया है, जबकि बीजेपी इसे जरूरी कदम बता रही है। चुनाव आयोग का ये कदम फर्जी वोटरों पर नकेल कसने के मकसद से अहम भी माना जा रहा है। ऐसे में इस फैसले पर सियासत कितना सही है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। और वोटर लिस्ट पर सियासत क्यों हो रही है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अगर आपको ये SIR रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? इस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप बताता है कि किस प्रकार से एनडी गठबंधन और आरजेडी डरी हुई है चुनाव से। की बातों से ये सहमत में आया कि ये 20% पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि 20% वोटर को हम वोट देने से वंचित करेंगे। इंडी गठबंधन के लोग चार्टर अकाउंटेंट हो गए, ये हमको आज पता चला। तो चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है, चुनाव आयोग अपने सिस्टम से चुनाव कराता है। चुनाव हारते हैं तो अपने आप को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। बिहार चुनाव से ठीक पहले ये शोर चुनाव आयोग के SIR के फैसले पर है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार के वोटरों से उनके और उनके माता पिता के जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र की मांग की है और बिहार में वोटर लिस्ट के इस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। कांग्रेस, आरजेडी, सपा, एनसीपी समेत विपक्षी गठबंधन के 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और जब मुलाकात में भी बात नहीं बनी तो चुनाव आयोग पर ही आरोप मढ़ दिए। अगर आपको ये SIR रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि SIR की आवश्यकता है तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। तो करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं,
जो पिछड़े वर्ग हैं वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भागदौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज देने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। बिहार प्रदेश कांग्रेस राजेश राम ने भी ये आरोप लगाया। चुनाव आयोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। राजेश कुमार ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ठान बैठा है कि वो बिहार में 20% वोटरों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन द्वारा किसी भी पॉजिटिव सवाल के जवाब नहीं मिले, इसलिए आने वाला समय में जो बिहार के जो 8 करोड़ हमारे मतदाता हैं, वो 8 करोड़ मतदाता में से जैसा कि उनकी बातों से ये सहमत में आया कि ये 20% पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि 20% वोटर को हम वोट देने से वंचित करेंगे। कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्षी गठबंधन चुनाव आयोग के फैसले को वोट बंदी करार देने पर तुला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि चुनाव आयोग ने पहले बैठक से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में एक पार्टी से केवल 2 नेताओं को ही अनुमति दी, जिसके कारण कुछ नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिल भी नहीं पाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलना चाहती थी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की कोशिशों को नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। बीजेपी के आरोप और संगीन है कि कांग्रेस जहां चुनाव जीत जाती है वहां उसको चुनाव आयोग से समस्या नहीं होती है। तेजस्वी यादव हो या जयराम रमेश हो, जो कहते हैं कि ये वोटबंदी हो रही है, दरअसल ये राजनीतिक रूप से मंदी आ चुकी है, क्योंकि चुनाव अपने आप को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। जब यही चुनाव आयोग कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में चुनाव कराता है और कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उसको कोई सवाल नहीं होता, पर यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े करती है। जिस प्रकार से जिन लोगों ने फेक वोटर और जिन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग को अपना स्पेशलाइजेशन बना दिया था, आज वो पोल से पहले, जो चुनावी प्रक्रिया से पहले एक इलेक्टोरल रोल की जो एक प्रकार से प्रॉपर जो उसकी इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए और उसमें कोई गलत वोटर ऐड ना हो और उसमें जो नए वोटर्स जिनको मौका मिलना चाहिए वोट करने का संविधान के हिसाब से, उनको मौका मिले, ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष ये दावा। तो इसी खबर के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। रिटायरमेंट के बाद खेती करूं।